सोलो बच्चों, स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो में। आज का वीडियो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि देखो, आज हम देखेंगे बीए पॉलिटिकल साइंस सेकंड सेमेस्टर का, उत्तर प्रदेश बीए का। तो देखो, आप यूपी से अगर बीए कर रहे हो, सेकंड सेमेस्टर में हो, चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी या फिर चाहे जिस भी कॉलेज से बीए कर रहे हो, लगभग जो उत्तर प्रदेश स्टेट यूनिवर्सिटी है, जैसे राम मनोहर लोहिया लखनऊ यूनिवर्सिटी एंड रज्जू भैया प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो वहाँ लगभग एक ही प्रकार के जो आप सभी के सिलेबस हैं वो देखने को मिलते हैं। तो उसी के संदर्भ में आज हम देखने वाले हैं बीए सेकेंड सेमेस्टर के जो ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है 2023-24 का, उसका पूरा सॉल्यूशन देखेंगे। लगभग 100 क्वेश्चन है, ठीक है इसमें, एंड सभी के सभी 100 क्वेश्चन इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। एंड टोटल लगभग 10 से 12 प्रैक्टिस सेट होंगे। तो ये पहला प्रैक्टिस सेट है, इसमें लगभग 100 क्वेश्चन होंगे। इसी प्रकार से हम 100 करके क्वेश्चन देखेंगे। तो कोर्स का नाम आप देख सकते हो यहाँ पर, पॉलिटिकल थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट है। पेपर कोड भी आप अपना मिला कर सकते हो, मैच कर सकते हो। लगभग इसी प्रकार के सभी यूनिवर्सिटीज़ में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो जितने भी क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ, सभी के सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। एंड इस बार भी आप सभी के एग्जाम में आने के 100% चांस हैं, क्योंकि क्वेश्चन लगभग वहीं से आते हैं, ठीक है। तो चाहे आप राम मनोहर लोहिया से कर रहे हो, लखनऊ यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, ठीक है, या फिर मिर्जापुर यूनिवर्सिटी, कहीं से भी आप कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आप ये पूरी वीडियो देख सकते हो पॉलिटिकल साइंस की, लगभग 100 क्वेश्चन की। इसके बाद किस कोर्स की वीडियो चाहिए, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप सभी बता दीजिए। स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है, आधुनिक प्रजातंत्र माना जाता है। आप सभी को बताना है कि आधुनिक प्रजातंत्र कैसा माना जाता है। तो देखो, आधुनिक समय में जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है। तो यानी कि जो आधुनिक प्रजातंत्र है वो कैसा है, प्रतिनिधि प्रजातंत्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, कह रहे कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र सामान्यतः संबंधित है। जो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है वो किससे संबंधित है? तो देखो, स्विट्जरलैंड में आज भी जनमत संग्रह जैसी प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था है। कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में अगर कोई भी बिल पास कराना होता है, कुछ भी कराना होता है, तो वहाँ पर लोगों से सलाह लिया जाता है, यानी कि उनसे वोटिंग करवाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रजातंत्र में अंतिम सत्ता समाहित होती है। तो आप सभी को बताना है कि प्रजातंत्र में जो अंतिम सत्ता होती है वो किस में समाहित होती है। तो देखो, अगर बात करें प्रजातंत्र की अंतिम सत्ता, तो लोकतंत्र में संप्रभुता का अंतिम स्रोत जनता ही होती है। तो यानी कि जनता जो है उसमें प्रजातंत्र की अंतिम सत्ता समाहित होती है। एंड जितने भी क्वेश्चन मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, इसका बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूँ, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी होगी। मुझे भी पता है कि आपको क्या चाहिए, क्वेश्चन चाहिए, आंसर चाहिए, क्वेश्चन चाहिए, आंसर चाहिए। थोड़ा एक्सप्लेनेशन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हो सकता है सेम क्वेश्चन ना पूछे, थोड़ा बहुत इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा एक्सप्लेनेशन मैं कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रजातंत्र का बहुलवादी सिद्धांत संबंधित है। आप सभी को बताना है कि जो प्रजातंत्र का बहुलवादी सिद्धांत है वो किससे संबंधित है। तो देखो, यहाँ पर जो अगर बात करें बारलेंसन से एंड साराटोरी से एंड प्रेस्थस से, तो ये सबसे, यानी कि उपयुक्त सभी, ये सभी विचारक मानते हैं कि सत्ता समाज के विभिन्न समूहों में बटी होनी चाहिए। तो ये सभी हो जाएंगे, यानी कि तीनों इसका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा, क्योंकि उपयुक्त सभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है कि किसने प्रजातंत्र को जनता का द्वारा जनता के लिए शासन के रूप में परिभाषित किया है? किस चीज़ को? किसने प्रजातंत्र को जनता के द्वारा एंड जनता के लिए शासन के रूप में परिभाषित किया है? तो ये किसने किया है? ये किया है लिंकन ने, ठीक है। तो अब्राहम लिंकन की सबसे प्रसिद्ध परिभाषा है, जो उन्होंने गेटिसबर्ग भाषण में दी थी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा है कि उदारवाद एक दर्शन है जो अधिकतम पनपा है। उदारवाद यानी कि लिबरलाइज्म की बात कर रहा है। तो देखो, उदारवाद का उदय औद्योगिक क्रांति और पुनर्जागरण के समय ब्रिटेन में हुआ था, ठीक है। तो ब्रिटेन में उदारवाद का जो उदय है वो हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, उदारवाद एक निश्चित सिद्धांत है। तो आपको बताना है कि उदारवाद एक निश्चित सिद्धांत है। इसके पहले भी हमने बताया कि औद्योगिक क्रांति एंड पुनर्जागरण के समय ब्रिटेन में हुआ था। तो इससे एक और क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा कि औद्योगिक क्रांति कब हुआ था। तो देखो, अगर हम बात करते हैं उदारवाद का निश्चित सिद्धांत, तो 19वीं सदी में एडम स्मिथ और मिल के विचारों से यह एक ठोस सिद्धांत बना था, ठीक है। 90th सेंचुरी यानी कि 19वीं शताब्दी में किसके विचार से? एडम स्मिथ एंड JS मिल के विचार से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा है कि इंग्लैंड में उदारवाद का
प्रवक्ता था। उदारवाद से संबंधित 3 क्वेश्चन आ गए एंड ये ऑफिशियल क्वेश्चन है, तो देख सकते हो कि लिबरलिज्म कितना इंपॉर्टेंट है। 3 क्वेश्चन आ गए। तो इंग्लैंड में उदारवाद का प्रमुख प्रवक्ता कौन था? तो देखो जॉन लॉक उदारवाद का जनक माना जाता है, तो जॉन लॉक यहाँ पर आप सभी का सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, कह रहा है कि किसका कथन है कि सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थागत अधिकार है, वह स्वयं शक्ति नहीं है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि किसका कथन है कि सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थागत अधिकार है, वह स्वयं की शक्ति नहीं है। ये किसने कहा था? तो देखो जो बियर स्ट्रीट के अनुसार जो सत्ता केवल शक्ति का कानूनी या संस्थागत रूप है। किसके अनुसार? बियर स्ट्रीट के अनुसार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि कानून बनाने और लागू करने की शक्ति है। आप सभी को बताना है कानून बनाने की और लागू करने की शक्ति किस में है। तो देखो कानून बनाने की एंड लागू करने की शक्ति, राज्य की वह शक्ति जो कानून बनाती है और लागू करती है, राजनीतिक शक्ति है। तो ये ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि राजनीति पर्यवेक्षणात्मक विज्ञान है, प्रयोगात्मक नहीं। किसने कहा था? किसने कहा था कि जो राजनीति है वो पर्यवेक्षणात्मक विज्ञान है, ना कि प्रयोगात्मक? ये किसका कथन है? तो देखो लाबेल का मानना था कि राजनीति को प्रयोगशाला में नहीं बल्कि समाज में देखा जाना चाहिए। तो ये किसका कथन है? लाबेल का कथन है। ठीक है, एंड एक और रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लग रही हो, अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिए नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको एग्जाम में हेल्प मिलती है तो। ठीक है, पहले पेपर दे के आइए फिर आप आकर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, कह रहा है कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद की अंतिम अवस्था है। किसने कहा था? ये किसने कहा था कि जो साम्राज्यवाद है वो पूंजीवाद की अंतिम अवस्था है? तो देखो लेनिन ने बताया कि पूंजीवाद जब चरम पर पहुंच जाता है तो साम्राज्यवाद बन जाता है। ये किसका कथन है? लेनिन का। इनके अनुसार पूंजीवाद ही जब अपने शीर्ष पर पहुंच जाता है तब वही साम्राज्यवाद हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है लेजिटिमस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? किस शब्द का? लेजिटिमस शब्द का बताना है। तो देखो सिसरो ने सबसे पहले कानूनी वैधता यानी कि लेजिटिमेसी, यहाँ पर जैसे इसको आप लेजिटिमस पढ़ो, लेजिटिमेसी भी होता है। ठीक है, तो यानी कि कानूनी वैधता, लेजिटिमेसी के लिए इसका प्रयोग किया था किसने? सिसरो ने। तो सिसरो ने सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन इस मत का है कि रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और कालांतर में समाज राज्य को? क्या कह रहा है कि रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और कालांतर में जो है समाज राज्य को जन्म देता है। ये किसका कथन है? तो देखो मैकाइवर के अनुसार परिवार यानी कि रक्त संबंध ही आगे चलकर राज्य का आधार बन जाता है। ये किसका है? मैकाइवर का कथन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, यहाँ पर ये देखना सर्वहारा है। ठीक है, तो सर्वहारा वर्ग की तानाशाही का विचार किस विचारक से संबंधित है? थोड़ा बहुत एरर हो गया है क्योंकि ऑफिशियल क्वेश्चन है इसलिए मैंने इसको टाइप करके नहीं लिया, जैसे फॉर्मेट है सेम मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखो ये कथन है मार्क्स का। तो मार्क्स के अनुसार क्रांति के बाद राज्य पर मजदूरों का कब्जा होगा। ये किसने कहा था? ये कहा था मार्क्स ने, यानी कि कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स किससे संबंधित हैं? साम्यवादी से संबंधित हैं। इनके विचारक जो इनके जो विचार हैं वो साम्यवादी से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन समाजवादी विचारक है? तो आपको बताना है समाजवादी विचारक कौन है। देखो जिस यूनिवर्सिटी का आप प्रिपरेशन कर रहे हो मैं हिंट दे रहा हूँ उसी से संबंधित है। तो देखो लोहिया भारत के प्रमुख समाजवादी चिंतक थे जिन्होंने सप्त क्रांति का विचार दिया, यानी कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। ठीक है, तो आप ऐसा मत समझो कि इनके एक ही कॉलेज है अवध में, इसका लखनऊ में भी कॉलेज है एंड और भी बहुत सारे कॉलेज हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, कह रहा है कि राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण मुख्यतः केंद्रित है। आपको बताना है कि राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण मुख्यतः केंद्रित है। तो देखो अगर हम बात करते हैं राजनीति विज्ञान का, तो पारंपरिक दृष्टिकोण केवल राज्य और सरकार के औपचारिक ढांचे का अध्ययन करता है। तो क्या है? राज्य और सरकार से संबंधित अध्ययन। क्या चीज? राजनीतिक विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, कह रहे कि राजनीति विज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है? तो देखो राजनीति विज्ञान तथ्य और साक्ष्यों पर आधारित होने के कारण एक प्रामाणिक सामाजिक विज्ञान है। तो राजनीति कैसा है? एविडेंस बेस्ड
साइंस है, यानी कि प्रामाणिक विज्ञान है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि राजनीति विज्ञान में आधुनिक दृष्टिकोण के समर्थकों का समूह है। आपको यहाँ पर बताना है कि आधुनिक जो दृष्टिकोण है उसके समर्थकों का समूह कौन सा है। तो देखो, अगर बात करते हैं कैटलिन, लासवेल, रॉबर्ट डाल, ये जो हैं ये व्यवहारवाद, यानी कि जो आधुनिक पद्धति है वो व्यवहारवाद है, तो व्यवहारवाद के समर्थक हैं। ठीक है। तो कौन? कैटलिन, लासवेल, रॉबर्ट डाल। क्वेश्चन नंबर 20 है, कह रहा है कि लेखकों और पुस्तकों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कि लेखकों और पुस्तकों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ठीक है। तो देखो, अगर बात करते हैं द ईमाइल, तो रूसो की किताब है, मैकियावेली की प्रसिद्ध किताब द प्रिंस है। ठीक है। तो द ईमाइल किसकी है? द ईमाइल यहाँ पर हो जाएगी रूसो की। तो मैकियावेली की तो आप सभी को पता होगा कि जो द प्रिंस किताब है वो मैकियावेली की है। ठीक है। तो यही आपका गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी। क्यों? क्योंकि द ईमाइल जो है वो रूसो की है एंड मैकियावेली की द प्रिंस है। ठीक है। बाकी जीएस मिल की ये सब आप देख लेना, ये सब सही है। क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन हॉब्स पर लागू नहीं होता है। आप सभी को बताना है कि हॉब्स पर कौन सा कथन लागू नहीं होता है। तो देखो, हॉब्स के अनुसार जो लेवियाथन शासक निरंकुश है और उसे बदला नहीं जा सकता है। ठीक है। तो हॉब्स के अनुसार जो लेवियाथन शासक है वो निरंकुश है, उसे बदला नहीं जा सकता है, यानी कि लोग अपना शासक नियुक्त कर सकते हैं। ठीक है। ये गलत है, बाकी सब सही है, क्योंकि जब शासक निरंकुश है उसको बदला ही नहीं जा सकता। यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा नहीं है, तो यही नहीं हो सकता है। ठीक है। मतलब कि लोग अपना शासक नहीं बदल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि निरंकुशतावादी होते हुए भी हॉब्स आदि से अंत तक व्यक्तिवादी है, ये किसका कथन है? तो देखो, ये किसका कथन है कि जो हॉब्स है वो निरंकुशतावादी होते हुए भी अंत तक व्यक्तिवादी था। ये कथन है, देखो, सेबाइन का तर्क था कि हॉब्स का पूरा दर्शन व्यक्ति की सुरक्षा के इर्द गिर्द है, तो सेबाइन का कथन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि किसने कहा कि लेवियाथन का काटा सिर ही रूसो की समान इच्छा है। क्या चीज़ कह रहा है कि लेवियाथन का कटा सिर ही रूसो की समान इच्छा है, ये किसका कथन है? तो देखो, जो हॉर्न्स ने कहा कि रूसो की समान इच्छा उतनी ही निरंकुश है जितना हॉब्स का राजा। ठीक है। तो ये किसका है? ये हॉर्न्स का है कथन। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन बहुलवादी चिंतक है? तो देखो, अगर हम बात करते हैं बहुलवादी चिंतक कौन है, तो लिंडसे मानते हैं कि राज्य के अलावा अन्य संघों का भी समाज में महत्व है। तो ये किसका है? लिंडसे का है। क्वेश्चन नंबर 25 है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने कहा कि राज्य का एक दिन लोप हो जाएगा। यानी कि लोप मतलब होता है विलय, यानी कि खत्म हो जाएगा राज्य। ये किसने कहा था? तो देखो, मार्क्स का मानना था, कार्ल मार्क्स का मानना था कि साम्यवाद आने पर राज्य की जरूरत खत्म हो जाएगी। ये है कार्ल मार्क्स। ठीक है। मैंने बताया था कम्युनिस्ट यानी कि साम्यवादी से ये संबंधित हैं, ये साम्यवादी विचारक हैं। ठीक है। तो इन्हीं का मानना है कि जब मजदूरों का शासन हो जाएगा तो जो राज्य है वो खत्म हो जाएगा। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि व्यक्तिवाद को इस नाम से भी जाना जाता है। आपको बताना है कि व्यक्तिवाद को किस नाम से जाना जाता है। देखो, तो इसका अर्थ है हस्तक्षेप ना करना, जहां राज्य आर्थिक मामलों में दखल नहीं दे सकता है। तो ये लेसेज फेयर का, व्यक्तिवाद को इस नाम से भी जाना जाता है, यानी कि लेजेस फेयर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, पॉलिटिक्स किसकी रचना है? भाई अगेन बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। पॉलिटिक्स किसकी रचना है? देखो, अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है और पॉलिटिक्स उनकी महान कृति है, तो ये अरस्तु की हो जाएगी। ठीक है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लेना, इसको स्टार बना दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नहीं है। आपको बताना है कौन सा राज्य नहीं है। तो देखो, उत्तर प्रदेश राज्य नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो, यहाँ पर राज्य का मतलब देश है, तो राजनीति विज्ञान में राज्य के लिए संप्रभुता अनिवार्य है, जो उत्तर प्रदेश के पास नहीं है। संप्रभुता मतलब सॉवरेनिटी, वो खुद से निर्णय ले सकता है। तो उत्तर प्रदेश का खुद से निर्णय ले सकता है नहीं, उसके लिए केंद्र है, दिल्ली है, वो निर्णय करता है। ठीक है। ये अपने पास डिफेंस नहीं रख सकते हैं, तो इससे संबंधित है, यानी कि सॉवरेनिटी अगर नहीं है तो राज्य नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 29 है, आधुनिक युग में राज्य शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था? आपको बताना है कि आधुनिक युग में राज्य का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो मैकियावेली ने अपनी पुस्तक द प्रिंस में स्टेट शब्द का आधुनिक संदर्भ में प्रयोग किया है। तो ये मैकियावेली सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि व्यवहारवाद का जनक कौन है? तो देखो, अगर बात करें व्यवहारवाद का, तो डेविड स्टन ने 1950 के दशक में व्यवहारवादी क्रांति का नेतृत्व किया था। डेविड स्टन ने। ठीक है, तो डेविड स्टन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि एक राज्य जो अपने नागरिकों को अधिक सुविधाएं प्रदान करता है वो कहलाता है। तो जो राज्य रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा जैसे बुनियादी सुविधाएं दे वह कल्याणकारी राज्य कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण कल्याणकारी राज्य से संबंधित नहीं है? आपको बताना है कौन सा लक्षण कल्याणकारी राज्य से संबंधित नहीं है। तो कल्याणकारी राज्य से राज्य का होना अनिवार्य है, राज्य विहीनता अराजकता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा राज्य विहीन व्यवस्था, इससे संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33, राजनीति विज्ञान का आधुनिक उपागम है। देखो, इसके पहले अभी एक क्वेश्चन आया था जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया था। तो राजनीति विज्ञान का आधुनिक उपागम क्या है? आधुनिक समय में संस्थाओं के बजाय शक्ति के व्यवहार के अध्ययन पर जोर दिया गया है, यानी कि बिहेवियरिस्ट अप्रोच है, यानी कि व्यवहारवादी उपागम है। देखो, व्यवहारवाद बहुत ज़्यादा, उदारवाद, व्यवहारवाद, ये अगर पढ़ लेना आप तो लगभग 10-15 क्वेश्चन आपके, तो 8-10 क्वेश्चन तो वैसे ही सही हो जाएंगे। व्यवहारवाद, उदारवाद दो पढ़ लो, 8-10 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे 100 में से। क्वेश्चन नंबर 34 है, व्यवहारवाद का आधार है। आपको बताना है व्यवहारवाद का आधार क्या है। तो देखो, व्यवहारवाद केवल उन्हीं चीज़ों को मानता है जिन्हें अनुभव या डेटा से सिद्ध किया जाता है। ठीक है, तो कहाँ गया? अनुभववाद है। ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 34 का हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुभववाद। अगला प्रश्न है, कहाँ ऊपर भाग गया भाई, नीचे आ जा। देखो, क्वेश्चन नंबर 35 है, राज्य में सम्मिलित है। आपको बताना है राज्य में क्या सम्मिलित है। तो देखो, राज्य में 4 तत्व सम्मिलित हैं। कौन कौन से? जनसंख्या है, निश्चित भूभाग है, सरकार है और संप्रभुता है। तो 4 तत्व इसके हो जाएंगे। कौन कौन से? ध्यान रखना, अच्छे से सुनो। जनसंख्या नंबर 1, नंबर 2 निश्चित भूभाग, नंबर 3 सरकार, नंबर 4 संप्रभुता सॉवरेनिटी। ठीक है, अगला प्रश्न है, दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत के अनुसार राज्य की रचना की गई है। तो देखो, यहाँ पर ईश्वर द्वारा हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन जो इसका क्वेश्चन नंबर 36 है, जाहिर सी बात है दैवीय उत्पत्ति का बात कर रहा है, तो ईश्वर द्वारा ये ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37, नगर राज्य शब्द सामान्यतः संबंधित है। आपको बताना है कि नगर राज्य किससे संबंधित है। तो देखो, एथेंस और स्पार्टा जैसे छोटे स्वायत्त क्षेत्रों के लिए नगर राज्य शब्द बना था। तो प्राचीन यूनान जो है ये एथेंस और स्पार्टा क्षेत्र में आते थे। मतलब प्राचीन यूनान में एथेंस और स्पार्टा जैसे छोटे स्वायत्त क्षेत्र आते थे जिन्हें नगर शब्द दिया गया। क्वेश्चन नंबर 38, राजनीति विज्ञान सर्वोत्तम विज्ञान है या किसका कथन है? यानी कि पॉलिटिकल साइंस जो है वो मास्टर है ऑफ ऑल द साइंस। पॉलिटिकल साइंस इज द मास्टर ऑफ ऑल साइंस, ये किसका कथन है? तो देखो, अरस्तु ने इसे मास्टर साइंस कहा है क्योंकि समाज के सर्वगीण विकास से जुड़ा हुआ है। तो ये किसका कथन है? अरस्तु का कथन है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39, किस सिद्धांत ने स्वीकार किया कि राज्य युद्ध से उत्पन्न हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 39 में आपको बताना है कि किस सिद्धांत ने स्वीकार किया कि राज्य युद्ध से उत्पन्न हुआ है। तो देखो, इस सिद्धांत के अनुसार शक्ति ही सत्ता है और शक्तिशाली ने कमजोर को जीतकर राज्य बनाया। ठीक है, तो सत्य का जो सिद्धांत है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40, राज्य एक आवश्यक बुराई है इसे मानते हैं। देखो, राज्य एक आवश्यक बुराई है, ये किसने कहा है? तो ये जो विचार है वो व्यवहारवादी यानी वो है व्यक्तिवादी का। तो व्यक्तिवादी राज्य को केवल सुरक्षा तक सीमित रखते हैं, इसलिए इन्हें बुराई मानते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 41। प्रश्न संख्या 41 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहारवाद से संबंधित नहीं है? देखो, व्यवहारवाद से फिर ये लगभग चौथा क्वेश्चन है एंड ये ऑफिशियल क्वेश्चन है, मैं खुद से नहीं बना के लाया हूँ। जितने भी क्वेश्चन हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। एंड देख रहे हो कितने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं व्यवहारवाद से। देखो, तो व्यवहारवाद परंपराओं के बजाय आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है, यानी कि ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा शुद्ध विज्ञान यानी कि प्योर साइंस।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है। क्वेश्चन नंबर 42, कौन सा राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है। तो देखो जनसंख्या, मैंने बताया था जनसंख्या तो चाहिए भाई, क्षेत्रफल भी चाहिए, सरकार भी चाहिए एंड सॉवरेनिटी भी चाहिए, लेकिन धर्म कोई ज़रूरत तो नहीं है। अगर धर्म हो तब भी राज्य रहेगा, धर्म ना हो तब भी राज्य रहेगा, ठीक है। क्योंकि राज्य के लिए 4 तत्व चाहिए जो कि 3 है, एक सॉवरेनिटी है, धर्म कोई आवश्यक तत्व नहीं है। क्वेश्चन नंबर 43 है मार्क्सवादियों के अनुसार राज्य क्या है। तो देखो मार्क्सवादी के अनुसार राज्य अमीरों द्वारा गरीबों के शोषण का एक यंत्र यानी कि मशीन है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि एक मानव निर्मित संस्था है, तो राज्य अ मैन मेड इंस्टीट्यूट। क्वेश्चन नंबर 44, सामाजिक संविदा का सिद्धांत देने वाले विद्वानों के अनुसार जो सामाजिक संविदा यानी कि सोशल जो कॉन्ट्रैक्ट का सिद्धांत देने वाले विद्वानों के अनुसार राज्य क्या है। देखो तो सामाजिक समझौते के अनुसार लोगों ने मिलकर अपनी सहमति से राज्य बनाया है, यानी कि कृत्रिम संस्था जो साम्यवादी भी मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है किसने कहा राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य से होता है। देखो गार्नर की यह परिभाषा राजनीति विज्ञान की सबसे सरल और सटीक मानी जाती है, तो ये गार्नर का विचार है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस के लेखक कौन है। क्या बोल रहा है, लेक्चर ऑन जूरिस्प्रूडेंस के लेखक कौन है। तो देखो अगर बात करते हैं जॉन ऑस्टिन इसके लेखक हो जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 47, सामाजिक समझौता सिद्धांत के 3 प्रमुख प्रतिपादक थे। सामाजिक समझौता सिद्धांत के 3 प्रमुख प्रतिपादक थे। देखो इन तीनों को संविदावादी विचारक कहा जाता है, किनको, हॉब को, लॉक को एंड रूसो को, ठीक है। तो हॉब, लॉक एंड रूसो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इनसे क्वेश्चन भी आता है। क्वेश्चन नंबर 48, हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था थी। आपको बताना है कि जो प्राकृतिक अवस्था थी वो कैसे थी। हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य स्वार्थी था और सब कुछ खून बहा रहे थे, यानी कि मतलब निरंतर युद्ध हो रहा था, कुल मिलाकर ये कहना है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत या फिर निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत से संबंधित है। क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत से संबंध है। तो देखो जॉन लॉक ने जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति को मनुष्य के जन्मजात अधिकार माना है, तो जॉन लॉक इसका सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 है आधुनिक राज्य है। आपको बताना है आधुनिक राज्य क्या है। तो देखो वर्तमान समय में राष्ट्र राज्य की संकल्पना ही मान्य है, यानी कि नेशनल स्टेट, तो राष्ट्रीय राज्य यहाँ पर सही हो जाएगा। देखो उम्मीद करता हूँ वीडियो यहाँ तक तो अच्छी लगी होगी। 50 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं, नेक्स्ट अभी 50 क्वेश्चन और बाकी हैं, फिर हमारा एक सेट कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट मैं सोच रहा हूँ हिंदी का वीडियो बनाने के लिए। आपका कौन सा सब्जेक्ट है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मैं उसके ऊपर वीडियो बना सकूँ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। मैं फिर से बता देता हूँ सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें भी पॉलिटिकल साइंस पूछी जाती है उन सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट है। एंड इस बार जितनी भी लगभग स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें MCQ ही होने वाली है, तो इसीलिए मैं MCQ करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 51 है, कह रहे कि सोविनिटी शब्द है लैटिन भाषा के शब्द से निकला है। सोविनिटी वही संप्रभुता। तो देखो अगर बात करते हैं लैटिन शब्द किस शब्द से निकला है, तो सुपर और एनस से मिलकर बना, जिसका अर्थ है सर्वोच्च शक्ति। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सुपर एनस, ठीक है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, कह रहा है कि संप्रभुता एक आवश्यक तत्व है। आपको बताना है संप्रभुता एक आवश्यक तत्व है। देखो संप्रभुता ही वह तत्व है जो राज्य को किसी भी अन्य संस्था से अलग और बड़ा बनाती है। तो क्या हो जाएगा, संप्रभुता यानी कि सोविनिटी एक तत्व है राज्य का। देखो एक चीज़ यहाँ पर पैटर्न आपने देखा, पहले उदारवाद आया, फिर व्यवहारवाद आया, फिर सोविनिटी आया, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन आप मेरे ख्याल से अगर एक बार पढ़ोगे तो कर दोगे, लगभग आपके बहुत अच्छे मार्क्स बन जाएंगे। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कानूनी संप्रभुता की अवधारणा पहली बार प्रतिपादित की गई थी। तो देखो हॉब्स ने
सबसे पहले संप्रभुता को कानून से ऊपर और असीमित शक्ति वाला बताया? तो ये हॉब्स ने प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन नंबर 54 है, लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा संबंध है? तो लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा संबंध है, ये है रूसो से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55, ऑस्टिन द्वारा प्रतिपादित किया गया सिद्धांत है? देखो, ऑस्टिन द्वारा प्रतिपादित किया गया सिद्धांत है कानूनी संप्रभुता का सिद्धांत। ऑस्टिन ने कानूनी संप्रभुता का सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। क्वेश्चन नंबर 56, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सर्वाधिक मान्य है? तो यह सिद्धांत मानना है कि राज्य क्रमिक ऐतिहासिक विकास का परिणाम है। तो विकासवादी यानी कि जैसे कंटिन्यू प्रोग्रेसिव है, आगे बढ़ते हुए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 है, किसने कहा राजनीति शास्त्र सरकार से संबंधित विधा है? मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट है, ये डील विथ गवर्नमेंट्स। राजनीति शास्त्र सरकार से संबंधित एक विधा है, ये किसने कहा था? तो ली लॉक राजनीति विज्ञान को केवल सरकार के अध्ययन तक सीमित रखते हैं। तो ये किसका है? ली लॉक का कथन है। क्वेश्चन नंबर 58, दंड का सबसे पुराना सिद्धांत क्या है? तो देखो, यह जैसे को तैसा वाले विचार पर आधारित सबसे प्राचीन दंड पद्धति है। तो यानी कि जैसे को तैसा यानी कि प्रतिशोधात्मक सिद्धांत। ठीक है, प्रतिशोधात्मक सिद्धांत इसका सही हो जाएगा, यानी कि जैसा करोगे आपको वैसा दंड मिलेगा। हालांकि वर्तमान में जो भारत में है वो सुधारात्मक है, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से तो पहला सही होगा, लेकिन भारत में भी जो है वो सुधारात्मक है। जैसे को तैसा नहीं है, आपको सुधारात्मक दंड मिलेगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सा कानून का स्रोत नहीं है? देखो, अगर बात करते हैं कानून का स्रोत का, जो स्रोत नहीं है वो समितियाँ यानी कि कमेटी नहीं है, रीति रिवाज ये है। ठीक है। पीसा जो आया था, पीसा एक्ट आप पढ़े होंगे अगर मालूम होगा, 1989 में 1996 में। ठीक है। तो वो रीति रिवाज को कानूनी संस्था बनाने के लिए था। वैधानिक टीकाएँ एंड विधायन ये सब है, लेकिन कमेटीज़ नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि आँख के लिए आँख और दांत के लिए दांत का सिद्धांत आधारित है। अभी मैंने बताया वो क्या है। देखो, वो है जैसा करोगे वैसा मिलेगा, यानी कि प्रतिशोधात्मक सिद्धांत। तो यह दंड का वह रूप है जो अपराधी से बदला लेने की भावना पर टिका है, यानी कि जैसा करोगे वैसा ही आपको मिलेगा। तो ये प्रतिशोधात्मक सिद्धांत है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 61। तो निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर व्यवहारवाद का तत्व नहीं है? आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो उत्तर व्यवहारवाद का तत्व नहीं है। देखो, उत्तर व्यवहारवाद का तत्व अगर बात करें तो जो परीक्षण है यानी कि टेस्ट वो यहाँ पर नहीं होगा। उत्तर व्यवहारवाद क्रिया और प्रासंगिक पर जोर देता है, यानी कि क्रिया, प्रासंगिकता, सुधार, लेकिन परीक्षण पर नहीं। क्वेश्चन नंबर 52 है, अच्छे कानून की पहचान है? तो देखो, अच्छे कानून की पहचान, कानून के पीछे राज्य की शक्ति, जनमत और नैतिक तीनों काम करते हैं। तो उपयुक्त सभी यानी कि अस्थायित्व, सरलता और अनुभव पर आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर 63 है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दंड व्यवस्था का आवश्यक तत्व है? तो अगर बात करते हैं दंड व्यवस्था का, तो अनुपातिक, निष्पक्षता, मानवता एंड उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, किसने कहा इतिहास बीती हुई राजनीति है और राजनीति वर्तमान इतिहास है? वाह भाई, कितना बढ़िया स्टेटमेंट है। मतलब कि इतिहास जो है वो जो राजनीति हो गई वही इतिहास है, एंड जो भी राजनीति और जो राजनीति वर्तमान इतिहास है, जो राजनीति अभी हो रही है वो वर्तमान इतिहास है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 64 है, तो सिले के अनुसार इतिहास राजनीति की जड़ है और राजनीति इतिहास का फल है। ठीक है। तो सिले का कथन है। क्वेश्चन नंबर 65, किसने कहा राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है? ये किसका कथन है? तो देखो, ये है भैया क्वेश्चन नंबर 65 है ना। तो कैटलिन के अनुसार पूरी राजनीति केवल शक्ति को पाने और बनाए रखने का खेल है। किसका है? कैटलिन। कैटलिन कहते हैं कि जो राजनीति है वो केवल शक्ति को पाने और उसको बनाए रखने का खेल है, बस। क्वेश्चन नंबर 66, किसका कहना है कि स्वतंत्र बंधनों का अभाव है? किसका कहना है कि स्वतंत्रता बंधनों का अभाव है? यानी कि जो लाइबिलिटी है वो ऑप्शंस ऑफ रिस्ट्रेन है, यानी कि स्वतंत्रता बंधनों का अभाव है। ये किसका कथन है? तो देखो, सीले स्वतंत्रता को अतिशासन का विलोम यानी कि अभाव मानते हैं। ये सीले का कथन है।
कहाँ चला गया भाई, आजा। कितने नंबर थे? क्वेश्चन नंबर कितना हो गया था हमारा? क्वेश्चन नंबर, अच्छा हाँ यहाँ तक, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 66 हो गया था हमारा। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है, किसने कहा कि आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक भ्रम है? क्या बोल रहा है कि आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक भ्रम है। ये किसका कथन है? तो देखो ये H.J. लास्की का कथन है, ठीक है, H.J. लास्की का कथन है। अगर इसको डिटेलिंग चाहिए तो मैं थोड़ा बता देता हूँ। देखो लास्की का मानना था कि गरीब व्यक्ति के लिए वोट देने की आज़ादी बेकार है अगर वह भूखा है, ठीक है। अगर वह भूखा है तो उसके लिए वोट देने की आज़ादी भी बेकार है, क्योंकि खाना ही नहीं है तो वोट देकर क्या करेगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, कह रहा है कि विधि संप्रभु का आदेश है यह कथन है, यानी कि आपको बताना है बोंदा का आदेश है, आइंस्टीन का, या फिर ग्रीन का, या फिर हीगल का। तो देखो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, आप सभी यहाँ से देख भी पा रहे होंगे, हालांकि इन्होंने बोंदा लगाया, बोंदा नहीं होगा, ये होगा आइंस्टीन का, ठीक है। तो आइंस्टीन का कथन ये है। इस पर आप इसको देखकर टिक प्लीज मत करिएगा, आइंस्टीन का कथन होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 69, निम्नलिखित में से कौन से विचारक का मानना है कि स्वतंत्रता और समानता पूरक हैं? तो देखो अगर बात करते हैं तो ये है मैकआइवर का, यानी कि मैकआइवर मानते हैं कि समानता होने पर ही स्वतंत्रता का सही आनंद लिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 70 है, किसने कहा है राजनीति विज्ञान के किसने कहा है कि राजनीति विज्ञान के विज्ञान होने की बात तो बहुत दूर है, यह कलाओं में भी एक पिछड़ी कला है। अरे भाई साहब क्या है? राजनीति विज्ञान के विज्ञान होने की बात तो बहुत दूर है, यह कलाओं में भी एक पिछड़ी कला है। ये किसने कहा था? तो ये बकल का कथन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है कि इतिहास की धारा में राजनीति उसी प्रकार संचित है जिस प्रकार नदी के रेत में सोने के कण। ये किसका कथन है? तो देखो ये कथन है बिलोबी का। बिलोबी का मानना था कि राज्य की इच्छा को व्यक्त करने वाली शक्ति ही संप्रभुता है, ये इनका कथन था। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि जब मैं राजनीति विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों को देखता हूं तो मुझे प्रश्नों के प्रति नहीं वरन शीर्षक के प्रति खेद होता है? तो ये किसका कथन है? देखो ये कथन है मेटलैंड का, ठीक है। तो F.W. मेटलैंड एक बहुलवादी थे जो राज्य की असीमित संप्रभुता के विरोधी थे। क्वेश्चन नंबर 73, किसने कहा जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं? ये किसका कथन है? तो देखो जॉन लॉक के अनुसार कानून ही वह दीवार है जो हमारी स्वतंत्रता की रक्षा करता है। तो ये जॉन लॉक का कथन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है कि प्रभु सत्ता के एकत्ववाद सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया है? किसका? प्रभु सत्ता का। तो ये आइंस्टीन हो जाएगा, ठीक है। आइंस्टीन जो है संप्रभुता को अविभाज्य और एक ही व्यक्ति संस्था में निहित मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है, कह रहा है कि सोशल जस्टिस इन सोशल डायनेमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? देखो सोशल जस्टिस इन सोशल डायनेमिक्स अगर पुस्तक के लेखक की बात करें तो ये कौन है? यह है केनेथ बोल्डिंग, ठीक है। तो ये केनेथ बोल्डिंग की पुस्तक है। यह पुस्तक सामाजिक गतिक में न्याय के महत्व को रेखांकित करती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 है, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन है? ए थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखो इसके लेखक हैं जॉन रॉल्स, ठीक है। तो ये जॉन रॉल्स की पुस्तक है। यह 20वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण किताब है जिसे अज्ञानता के पर्दे का सिद्धांत दिया गया था। तो जॉन लॉक्स की यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, उदारवाद का मूल तत्व क्या है? आपको बताना है कि उदारवाद, फिर से उदारवाद का क्वेश्चन आ गया। देखो उदारवाद का मूल तत्व अगर पूछ रहा है तो उदारवाद का केंद्र ही व्यक्ति की आज़ादी है, यानी कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता, यानी कि इंडिविजुअल लायबिलिटी, ठीक है। लिबर्टी आप समझ सकते हो, फ्रीडम, इंडिविजुअल फ्रीडम। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहे कि पॉलिटिकल पावर नामक पुस्तक का लेखक कौन है? पॉलिटिकल पावर पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखो मरियम को आधुनिक व्यवहारवाद का बौद्धिक जनक माना जाता है। किसको? मरियम को, यानी कि चार्ल्स ई मरियम को। तो पॉलिटिक्स पावर के लेखक कौन है? चार्ल्स ई मरियम। क्वेश्चन नंबर 79, शक्ति का प्रयोग आसान तरीका है? दंड, बल, समझना या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो देखो यहाँ पर हो जाएगा समझना।
तो उस राजनीति का एक प्रमुख उद्देश्य संघर्षों को बातचीत से सुलझाना या स्पष्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 80, पावर एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो लासवेल और कैप्लॉन इसके लेखक हैं। ठीक है, तो पावर एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक लासवेल और कैप्लॉन हैं। क्वेश्चन नंबर 81, देखो अगर यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलती रहें। तो देखो, किसने कहा कि शक्ति का तात्पर्य है मनचाहा प्रभाव पैदा करना? ये किसका कथन है? तो देखो, ये कथन है कैप्लॉन का। कैप्लॉन बोल रहा हूँ, ये है बर्ट्रैंड रसेल का। ठीक है, बर्ट्रैंड ये रसेल का कथन है। किसका? बर्ट्रैंड रसेल का कथन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति का स्रोत नहीं है? आपको बताना है शक्ति का स्रोत नहीं है। तो देखो, ज्ञान तो होगा, संगठन भी होगा, परीक्षण भी होगा। देखो, शक्ति का स्रोत अगर बात करें तो जब शक्ति को कानूनी मान्यता मिल जाती है तो सत्ता बन जाती है। तो यानी कि शक्ति का स्रोत नहीं है, ये हो जाएगा ऑप्शन सी, सत्ता। क्योंकि जब शक्ति को कानूनी मान्यता मिल जाती है तो वही सत्ता बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 83 है, प्रभाव का स्रोत है। आपको बताना है प्रभाव का स्रोत क्या है? संपत्ति है, शिक्षा है, आकर्षण है या फिर उपरोक्त सभी है? तो देखो, यहाँ पर हो जाएगा तीनों, संपत्ति भी है, शिक्षा भी है, आकर्षण भी है एंड उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 84, सत्ता का प्रमुख कार्य है। आपको बताना है सत्ता का प्रमुख कार्य क्या है? समन्वय करना है, नियंत्रण करना है या फिर अनुशासन बनाए रखना है? तो देखो, समन्वय भी करना है, कोऑर्डिनेट भी करना है, कंट्रोल भी करना है एंड डिसिप्लिन भी मेंटेन करना है। तो तीनों सही हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त तो सभी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 है। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्ता के वर्गीकरण में उल्लेखित नहीं है? देखो, अगर बात करते हैं यथार्थवादी सत्ता, तो ये वर्गीकरण में उल्लेखित नहीं है। पारंपरिक सत्ता, करिश्माई सत्ता, वैधानिक सत्ता ये है, लेकिन यथार्थवाद सत्ता वह है जो वास्तव में धरातल पर प्रभाव डालती है, तो ये उल्लेखित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से किसने कहा कि औचित्य पूर्णता एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है न कि नैतिक? ये किसका कथन है? ये कथन है SM लिपसेट का। ठीक है, तो ये लिपसेट का कथन है। क्वेश्चन नंबर 87, लोकतंत्र के अभिजन वर्ग सिद्धांत के समर्थक हैं। लोकतंत्र के अभिजन वर्ग सिद्धांत के समर्थक कौन हैं? देखो, तो ये हैं मिचेल्स भी हैं, मोस्का भी हैं, पैरेटो भी हैं। तो उपरोक्त सभी तीनों हैं इसके। ठीक है, संप्रभुता राज्य का सर्वोच्च, अस्थायी और अविभाज्य लक्षण होता है, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 88, मॉडर्न डेमोक्रेसीज पुस्तक के लेखक कौन है? मॉडर्न डेमोक्रेसीज पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखो, जो लॉर्ड ब्राइस हैं वो इसके लेखक हो जाते हैं। ठीक है, तो लॉर्ड ब्राइस आधुनिक लोकतंत्र की कार्य प्रणाली पर विस्तृत शोध किया है। किसने? लॉर्ड ब्राइस ने। क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का उपकरण नहीं है? आपको बताना है कि जो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है उसका उपकरण नहीं है। तो देखो, सार्वभौम वयस्क मताधिकार, सार्वभौम वयस्क मताधिकार UAF। ठीक है, तो ये इसका उपकरण नहीं है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का बाकी सब है, उपक्रम अथवा आरंभ भी है, जनमत संग्रह भी है, लोक निर्णय भी है, लेकिन वयस्क मताधिकार, सार्वभौम वयस्क मताधिकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से किसने प्रत्यक्ष लोकतंत्र की अवधारणा दी है? आपको बताना है प्रत्यक्ष लोकतंत्र की अवधारणा किसने दी है? तो JP नारायणन ने प्रत्यक्ष लोकतंत्र की अवधारणा दी है। ठीक है, तो ये इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91, यह किसने कहा कि उदारवाद एक पंथ की कम एक स्वभाव की अभिव्यक्ति है? क्या बोल रहा है कि उदारवाद एक पंथ की कम एक स्वभाव की अभिव्यक्ति है? यह किसका कथन है? तो ये कथन है यहाँ पर आप सभी का A आशीर्वादम का। ठीक है, तो E आशीर्वादम का इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92, क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है कि समाजवाद एक गिरगिट की तरह है जो परिस्थितियों के अनुकूल अपना रंग बदलता रहता है। समाजवाद एक गिरगिट की तरह है जो परिस्थितियों के अनुकूल अपना रंग बदलता रहता है। यह किसका कथन है? देखो, स्टेटमेंट से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, तो ये है रैमजे मेयोर का कथन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93, धर्मनिरपेक्ष राज्य वह है जो
आपको बताना है धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या है। तो देखो धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ होता है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता है, यानी कि धर्म विहीन। इंडिया क्या है? इंडिया एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। क्वेश्चन नंबर 94, समाजवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? देखो समाजवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था रॉबर्ट ओवन द्वारा समाजवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 95 है, समाजवाद एक ऐसे टोप के समान है जिसकी आकृति नष्ट हो गई है क्योंकि हर कोई इसे धारण करता है, या किसका कथन है? तो ये कथन है CEM जोड़ का, ठीक है, तो CEM जोड़ का कथन है। क्वेश्चन नंबर 96, डेमोक्रेटिक थ्योरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? डेमोक्रेटिक थ्योरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं सारटोरी, ठीक है, सारटोरी डेमोक्रेटिक थ्योरी नामक पुस्तक के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 97, वैज्ञानिक समाजवाद के जनक कौन है? देखो वैज्ञानिक समाजवाद के जनक अगर बात करें तो कार्ल मार्क्स इसके हो जाएंगे, जो कि साम्यवादी भी हैं। तो वैज्ञानिक समाजवादी के जनक भी यही हैं। क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता शब्द शामिल किया गया है। आपको बताना है कि कौन से संविधान संशोधन में पंथ निरपेक्षता शब्द शामिल किया गया है। तो देखो 1976 में आपातकाल के दौरान संविधान की प्रस्तावना में यह शब्द जोड़े गए थे। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में, ठीक है, 42वें संविधान संशोधन में 3 और जोड़े गए थे, धर्मनिरपेक्ष था, समाजवाद था और पंथ निरपेक्ष था। भारत के प्रस्तावना में एक ही बार संशोधन हुआ है 1976 में, 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में। उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 98 तक रखते हैं, 2 क्वेश्चन हम कराएंगे बाद में, ठीक है। 2 क्वेश्चन ये आप सभी के लिए है होमवर्क, इसको कमेंट बॉक्स में बताना। 99 नंबर क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर 100, ठीक है। देखो मैंने 98 क्वेश्चन तक तो करवा दिया है, अब आपको बताना है 99 क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 100। तो ये 2 क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे शुरुआत कर दूंगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका आंसर आपको बता दूंगा, ठीक है। इसका आंसर मैं बता दूंगा एंड साथ साथ इसका भी आंसर मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी एंड अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।